राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वो स्पेशल सेल तैयार किया है जहां पर तहव्वुर हुसैन राणा को रखा जाएगा। आने वाले कई दिनों तक पूछताछ चलेगी। सूत्रों के मुताबिक उस सेल में जाने के लिए एक विशेष एक्सेस है, जो एक्सेस केवल 11 ही लोगों के पास है, जिनमें से 2 तो आईजी लेवल के हैं, उसके अलावा 2 डीआईजी लेवल के हैं, कुछ एसपी लेवल के और कुछ उससे जूनियर अधिकारी भी हैं। एनआईए के जो प्रमुख है वो भी उस एक्सेस टीम के पार्ट है, जो 11 लोग तहव्वुर राणा के पास जा सकते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो खुद 1990 के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और कामा अस्पताल में जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11 को, तो वो खुद एंटी टेरर ऑपरेशंस में काम कर रहे थे। अगर सवालात की बात करें तो लगभग 10 और 11 बजे का वो वक्त मुकर्रर किया गया है जब सवालों की बौछार शुरू होगी। सवाल 3 तरीके से पूछे जाएंगे। सबसे पहला होगा एविडेंस, जिसे हम टेक्निकल एविडेंस की बात करते हैं। टेक्निकल एविडेंस इस लिहाज से क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली जिस तरीके से अपनी तीसरी बीवी, जो मेक्सिको मूल की बताई जाती है, उसके साथ जब ताज होटल में रुका था, तो उसके क्रेडिट कार्ड का भुगतान दरअसल तहव्वुर राणा ने ही किया था। उसके अलावा उन दोनों के बीच में लगातार फ़ोन पर बात की जा रही थी। आईएसआई के मेजर के साथ भी फ़ोन पर बात की जा रही थी। मैसेज का आदान प्रदान मेल के जरिए किया जा रहा था और अकाउंट का भुगतान भी हो रहा था। ये वो तमाम सबूत है जिसके आधार पर तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण संभव हो पाया। अमेरिका के कोर्ट में भी उन्हें प्रस्तुत करके रखा गया। तो सबसे पहले होगा टेक्निकल एविडेंस, जिसमें कॉल रिकॉर्ड्स रहेंगे, जिसमें मेल एक्सचेंज रहेंगे, जिसमें वो तमाम दस्तावेज रहेंगे जिसके जरिए पैसों का लेन देन किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण रहेगा, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी सवाल जवाब की पूरी फहरिस्त, क्योंकि इससे पहले डेविड कोलमैन हेडली के साथ भारतीय एजेंसियों की पूछताछ हो चुकी है। भारतीय एजेंसियों ने जो पूछताछ की उसके साथ, और उससे पहले कसाब को पकड़ा गया, उससे पहले जो डोजियर तैयार किए गए थे, क्योंकि दरअसल जो पहली चार्जशीट थी 2009 की मुंबई हमले को लेकर के, उसमें तहव्वुर राणा का नाम का जिक्र नहीं था, ना ही डेविड कोलमैन हेडली का था। 2011 में जो दूसरी चार्जशीट आती उसमें दोनों का जिक्र किया गया और तब जाकर के जो पेज है, जो कनेक्शन है, कनेक्टिंग डॉट्स है, वो कनेक्ट हो पाए कि कैसे एक मछुआरों की बस्ती में पहुंचने वाले 10 आतंकियों के पास 166 लोगों की नरसंहार करने वालों के पास कैसे कोऑर्डिनेट्स पहुंचे, कैसे फोटोग्राफ्स पहुंचे और उसके पीछे ये दोनों व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। उसी में ही बयानों का मिलान भी किया जाएगा कि शिकागो में अपना टूरिज्म के नाम पर दफ्तर चलाने वाला, उसकी एक ब्रांच मुंबई में खोलने वाला, और कैसे डेविड कोलमैन हेडली के पाकिस्तान के लिंक वाले तमाम दस्तावेजों को छुपाने की कोशिश की गई। और वो जो सवालात हैं, वो सवालात जो हमें सूत्र बता रहे हैं, वो पहले तैयार कर दिए गए हैं और इन सवालों के जवाब को हो सकता है कि डोजियर के तौर पर ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जगत में, विश्व बिरादरी में, बल्कि पाकिस्तान को भी भेजा जा सकता है। जो तीसरे रहेंगे वो तीसरे रहेंगे फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस इस लिहाज से कि मेरठ से लेकर कोचीन तक, दिल्ली से लेकर के आगरा तक, आगरा से लेकर मुंबई तक, जहां जहां, क्योंकि 21 नवंबर 2008 तक तो तहव्वुर राणा खुद भारत की सरजमीन में मौजूद था। वो कहां कहां गया, किस किस से मिला, कौन कौन से स्लीपर सेल है, और क्या वो स्लीपर सेल आज भी एक्टिव है, वो आज भी भारत विरोधी काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। तो ये तीसरा चरण रहेगा। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदे होंगे 2। पहला ये कि 26/11 मुंबई के गुनहगारों को सजा मिले और मुंबई में मारे गए निर्दोष नागरिकों को न्याय मिले, भले ही उनमें से बहुत से तो भारत से बाहर थे, 166 में से 5 तो अमेरिकी नागरिक हुआ करते थे। ये कोशिश रहेगी कि न्याय प्रक्रिया हो, क्योंकि इस बार भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता में बदल गई है। इस बार कानून की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है। तो एक तो ये न्यायिक पक्ष रहेगा। दूसरा पक्ष रहेगा कि जब फरवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए वाशिंगटन डीसी गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिटवीन द लाइन्स ये कहा था कि और भी याचिकाएं हैं भारत की तरफ से प्रत्यार्पण को लेकर के, और ये भी कहा गया कि जीरो टॉलरेंस रहेगी जब हम एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात करते हैं, आतंक निरोधन की बात करते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर भारत के पास दस्तावेजी सबूत रहे, तो दस्तावेजी सबूत के आधार पर ना सिर्फ तहव्वुर राणा
राणा जो भारत में मौजूद है इसके ऊपर कार्रवाई होगी, बल्कि डेविड कोल्डमैन हेडली को भी, जो एक और मुख्य आरोपी है, उसे भी भारत लाने का रास्ता स्पष्ट हो सकता है, साफ हो सकता है। जो जांच फिलहाल 18 दिनों तक चलती हुई नजर आएगी उसके जरिए तो सवालों की बौछार 10 और 11 बजे के बीच में शुरू हो जाएगी, जिसमें टेक्निकल एविडेंस रहेंगे, जिसमें रेकी रहेगी और जिसमें बयानों के मिलान से लेकर के और एनआईए की पूरी चार्जशीट से जुड़े हुए सवाल भी रहने वाले हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वो स्पेशल सेल तैयार किया है जहां पर तहव्वुर हुसैन राणा को रखा जाएगा। आने वाले कई दिनों तक पूछताछ चलेगी। सूत्रों के मुताबिक उस सेल में जाने के लिए एक विशेष एक्सेस है, जो एक्सेस केवल 11 ही लोगों के पास है, जिनमें से 2 तो आईजी लेवल के हैं, उसके अलावा 2 डीआईजी लेवल के हैं, कुछ एसपी लेवल के और कुछ उससे जूनियर अधिकारी भी हैं। एनआईए के जो प्रमुख है वो भी उस एक्सेस टीम के पार्ट है, जो 11 लोग तहव्वुर राणा के पास जा सकते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो खुद 1990 के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और कामा अस्पताल में जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11 को, तो वो खुद एंटी टेरर ऑपरेशंस में काम कर रहे थे। अगर सवालात की बात करें तो लगभग 10 और 11 बजे का वो वक्त मुकर्रर किया गया है जब सवालों की बौछार शुरू होगी। सवाल 3 तरीके से पूछे जाएंगे। सबसे पहले होगा एविडेंस, जिसे हम टेक्निकल एविडेंस की बात करते हैं। टेक्निकल एविडेंस इस लिहाज से क्योंकि डेविड कोल्डमैन हेडली जिस तरीके से अपनी तीसरी बीवी, जो मेक्सिको मूल की बताई जाती है, उसके साथ जब ताज होटल में रुका था, तो उसके क्रेडिट कार्ड का भुगतान दरअसल तहव्वुर राणा ने ही किया था। उसके अलावा उन दोनों के बीच में लगातार फ़ोन पर बात की जा रही थी। आईएसआई की मेजर के साथ भी फ़ोन पर बात की जा रही थी। मैसेज का आदान प्रदान मेल के जरिए किया जा रहा था और अकाउंट का भुगतान भी हो रहा था। ये वो तमाम सबूत है जिसके आधार पर तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण संभव हो पाया। अमेरिका के कोर्ट में भी उन्हें प्रस्तुत करके रखा गया। तो सबसे पहले होगा टेक्निकल एविडेंस, जिसमें कॉल रिकॉर्ड्स रहेंगे, जिसमें मेल एक्सचेंज रहेंगे, जिसमें वो तमाम दस्तावेज रहेंगे जिसके जरिए पैसों का लेन देन किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण रहेगा, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी सवाल जवाब की पूरी फहरिस्त, क्योंकि इससे पहले डेविड कोल्डमैन हेडली के साथ भारतीय एजेंसियों की पूछताछ हो चुकी है। भारतीय एजेंसियों ने जो पूछताछ की उसके साथ, और उससे पहले कसाब को पकड़ा गया, उससे पहले जो डोजियर तैयार किए गए थे, क्योंकि दरअसल जो पहली चार्जशीट थी 2009 की मुंबई हमले को लेकर के, उसमें तहव्वुर राणा का नाम का जिक्र नहीं था, ना ही डेविड कोल्डमैन हेडली का था। 2011 में जो दूसरी चार्जशीट आती है उसमें दोनों का जिक्र किया गया और तब जाकर के जो पेज है, जो कनेक्शन है, कनेक्टिंग डॉट्स है, वो कनेक्ट हो पाए कि कैसे एक मछुआरों की बस्ती में पहुंचने वाले 10 आतंकियों के पास 166 लोगों की नरसंहार करने वालों के पास कैसे कोऑर्डिनेट्स पहुंचे, कैसे फोटोग्राफ्स पहुंचे और उसके पीछे ये दोनों व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। उसी में ही बयानों का मिलान भी किया जाएगा कि शिकागो में अपना टूरिज्म के नाम पर दफ्तर चलाने वाला, उसकी एक ब्रांच मुंबई में खोलने वाला, और कैसे डेविड कोल्डमैन हेडली के पाकिस्तान के लिंक वाले तमाम दस्तावेजों को छुपाने की कोशिश की गई। और वो जो सवालात है, वो सवालात जो हमें सूत्र बता रहे हैं, वो पहले तैयार कर दिए गए हैं और इन सवालों के जवाब को हो सकता है कि डोजियर के तौर पर ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जगत में, विश्व बिरादरी में, बल्कि पाकिस्तान को भी भेजा जा सकता है। जो तीसरे रहेंगे वो तीसरे रहेंगे फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस इस लिहाज से कि मेरठ से लेकर कोचीन तक, दिल्ली से लेकर के आगरा तक, आगरा से लेकर मुंबई तक, जहां जहां, क्योंकि 21 नवंबर 2008 तक तो तहव्वुर राणा खुद भारत की सरजमी में मौजूद था। वो कहां कहां गया, किस किस से मिला, कौन कौन से स्लीपर सेल है और क्या वो स्लीपर सेल आज भी एक्टिव है, वो आज भी भारत विरोधी काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। तो ये तीसरा चरण रहेगा। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदे होंगे 2। पहला ये कि 26/11 मुंबई के गुनहगारों को सजा मिले और मुंबई में मारे गए निर्दोष नागरिकों को न्याय मिले, भले ही उनमें से बहुत से तो भारत से बाहर थे, 166 में से 5 तो अमेरिकी नागरिक हुआ करते थे। ये कोशिश रहेगी कि न्याय प्रक्रिया हो, क्योंकि इस बार भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता में बदल गई है। इस बार कानून की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है। तो एक तो ये न्यायिक पक्ष रहेगा। दूसरा पक्ष रहेगा कि जब
फरवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए वाशिंगटन डीसी गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिटवीन द लाइन्स ये कहा था कि और भी याचिकाएं हैं भारत की तरफ से प्रत्यार्पण को लेकर के, और ये भी कहा गया कि जीरो टॉलरेंस रहेगी जब हम एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात करते हैं, आतंक निरोधन की बात करते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर भारत के पास दस्तावेजी सबूत रहे तो दस्तावेजी सबूत के आधार पर ना सिर्फ तहव्वुर राणा जो भारत में मौजूद है इसके ऊपर कार्रवाई होगी, बल्कि डेविड कोल्डमैन हेडली को भी, जो एक और मुख्य आरोपी है, उसे भी भारत लाने का रास्ता स्पष्ट हो सकता है, साफ हो सकता है। जो जांच फिलहाल 18 दिनों तक चलती हुई नजर आएगी उसके जरिए तो सवालों की बौछार 10 और 11 बजे के बीच में शुरू हो जाएगी, जिसमें टेक्निकल एविडेंस रहेंगे, जिसमें रेकी रहेगी और जिसमें बयानों के मिलान से लेकर के और एनआईए की पूरी चार्जशीट से जुड़े हुए सवाल भी रहने वाले हैं। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, एनआईए मुख्यालय। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।